गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 2 परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, परमाणु के बारे में हम लेसन नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं और इसमें डायग्राम की थ्योरी के द्वारा भी हम बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। ठीक है, परमाणु के बारे में बात करी थी हमने कि किसी भी पदार्थ किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। ठीक है, और सूक्ष्मतम इकाई होती है। ठीक है, उसी इकाई की और विस्तृत में अध्ययन हम इस लेसन में करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जब हमने देखा कि परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण है और उसका और रासायनिक वियोग द्वारा अध्ययन किया गया, तो हमने देखा कि परमाणु जो है मुख्य रूप से 3 उसके उपकणों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला कण जो है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन है। ठीक है, इन्हीं सब कण या उपकण के बारे में बात करके हम परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को हम -1 E0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्रोटॉन को हम +1 P1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को 0 N1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहां पर आपका -1 इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है और द्रव्यमान इसका 0 होता है। ठीक है, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +1 और द्रव्यमान 1 होता है, जबकि न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसका द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, द्रव्यमान की बात करें, जब द्रव्यमान को हम ग्राम में बताएं तो जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का जो है 1.6726 × 10⁻24 ग्राम होता है। इसी प्रकार आप देखें तो न्यूट्रॉन का जो आपका जो द्रव्यमान होता है 1.6749 × 10⁻24 होता है। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान है उन द्रव्यमानों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, किंतु इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है बहुत कम होता है। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है AMU में आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, जबकि प्रोटॉन का जब AMU में एटमॉस्फेरिक यूनिट जो होती है इसमें जब इसको नापा जाता है इसका तो इसका वेट द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है, प्रोटॉन का 1 होता है और न्यूट्रॉन का भी 1 होता है। ये हमें हमारे साइंटिस्टों के विश्लेषण के द्वारा प्राप्त हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार से होते हैं, इनके द्रव्यमान कितने होते हैं, क्या होता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज आखिर हुई कैसे। ठीक है, सर जे जे थॉमसन ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया कि जो कैथोड किरणें होती हैं, ठीक है, उन्होंने अपना एक प्रयोग किया और प्रयोग के द्वारा ये बताया प्रयोग करके उन्होंने ये बताया जब किसी विसर्जन नलिका में, ठीक है, जब किसी विसर्जन नलिका में जब हम कोई सी गैस रखते हैं, ठीक है, विसर्जन नलिका में कोई गैस रखते हैं और इसको किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा जोड़ दिया जाता है। किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा जब इसको जोड़ दिया जाता है, एक धनात्मक चार्ज का होता है, ऋणात्मक चार्ज का होता है। ठीक है, और इनको किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ने के बाद इस नलिका में क्या कर दिया जाता है, निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है, यानी इसके अंदर कुछ भी किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं होती है, केवल एक गैस भर दी जाती है। ठीक है, और जब इसमें ये जो आपका है कैथोड का काम करता है और ये आपका एनोड का काम करता है। तो सर जे जे थॉमसन ने देखा जब इस निर्वात में जब हम
किसी गैस को भरते हैं, निर्माण करके जब किसी गैस को भरते हैं और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है, तो कुछ किरणें जो होती हैं वह किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। कुछ किरणें क्या होती है, कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। सर ये थॉमसन ने इन्हीं किरणों को कैथोड किरणें कहा। क्या कहा? कैथोड किरण कहा, जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। और जब इनका अध्ययन किया तो इसके बारे में बताए थे कैथोड किरणों की क्या गुण है, ठीक है। इन कैथोड किरणों के गुण ये बताए इन्होंने कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। जब इनके बीच में कोई पात्र, कोई ऐसी वस्तु रख दी जाए तो उस वस्तु की परछाई बनती है, ठीक है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि जो गैस है उसके जो कण हैं वह किसी द्रव्यमान से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी वजह से उसकी परछाई हमको प्राप्त होती है, ठीक है। चूंकि किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है तो स्वाभाविक है इनमें कुछ ऐसा चार्ज है जो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ आकर्षित हो रहा है, ठीक है। जब इन किरणों के बीच में हम कोई सा चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जब इन किरणों के बीच अगर हम कोई सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो ये किरणें क्या होती है, ऋणात्मक चार्ज की तरफ क्या हो जाती है, मूव कर देती है, ठीक है। तो ये क्या कर देती है, जब हम इसको यहाँ पर कोई धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज करते हैं तो ये इस तरफ मूव कर लेती है। इससे मालूम पड़ता है कि जो आपकी कैथोड किरणें हैं वह क्या है, ऋणात्मक चार्ज की है, सॉरी ऋणात्मक चार्ज की है। इसी प्रकार जब हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो धनात्मक साउथ पोल और नॉर्थ पोल लगाते हैं तो भी ये क्या करती है, ये साउथ पोल की तरफ गमन करने लग जाती है, जिससे निश्चित हो जाता है कि आपकी जो कैथोड किरणें हैं ऋणात्मक चार्जों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये कैथोड किरणों के गुण होते हैं। जब ये विद्युत क्षेत्र जब किरणें गमन करती है तो इनके अंदर से कुछ चार्ज उत्पन्न होने की वजह से ये कुछ हल्की गर्म हो जाती है, ठीक है, तथा प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ये आपकी कैथोड किरणें हुई। इन्हीं ऋणात्मक किरणों को डेविड थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है, ठीक है। और इस पर जो चार्ज होता है इकाई ऋणात्मक चार्ज या इकाई ऋणावेशित को मान लिया गया है। दूसरी बात करें हम प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की जो खोज है वह गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। उन्होंने यही प्रयोग वापस देखा, ठीक है, और इस प्रयोग में इन्होंने देखा कि जब ये कैथोड की कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, ये तो हमको दिखती है, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने यह देखा कि कुछ किरणें ऐसी है जो एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रही है, ठीक है। कुछ मात्रा में ऐसी किरणें हैं जो एनोड से कैथोड की तरफ भी गमन कर रही है। इन्हीं को हमने क्या कहा है, इन्हीं किरणों को इन्होंने एनोड का नाम दिया है, ठीक है। और इन किरणों में भी वही प्रॉपर्टीज होती है जो कैथोड किरणों में होती है, यानी कि यह एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बीच में अगर हम कोई वस्तु रख दें तो उसकी परछाई बनने लगती है, यानी ये भी किसी कणों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। यह भी क्या है, इसके बीच में यदि कोई पहिया रख दिया जाता है तो वो घूमने लग जाता है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है हमारे एनोड में भी प्राप्त होती है और इन्हीं एनोड किरणों को इन्होंने एनोड नाम दिया है। इन्हीं ऋणावेशित किरणों को इन्होंने एनोड का नाम दिया है, ठीक है। अगला देखिए न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करें तो यहां देखें
न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज को चैडविक ने बताया। इसकी खोज किसने की? चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ने देखा कि जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ पर, ठीक है, जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ किसी पदार्थ पर जब अल्फा कणों की बौछार की जाती है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेरिलियम। बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक 4 है और परमाणु भार 9 है। ठीक है, जब इस पर कोई अल्फा कण की बौछार की जाती है, जैसे कि हम हीलियम ले लेते हैं जो कि अल्फा कण है, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है 2 4 है ना, हीलियम की, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कण बोल देते हैं, अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं। जब इसकी बौछार की जाती है बेरिलियम के ऊपर तो हमें कार्बन 6 12 और कुछ किरणें प्राप्त होती हैं, ठीक है, और एक नया पार्टिकल प्राप्त होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। इस कण में जो है कि चार्ज 0 होता है और द्रव्यमान 1 होता है। इस प्रकार ये उदासीन कण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार बेरिलियम पर अल्फा कण की बौछार से हमें एक उदासीन कण प्राप्त होता है। इसी उदासीन कण को हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया है। इस पर चार्ज 0 होता है और द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वह उस परमाणु में उपस्थित इकाई धन आवेश के बराबर होता है। यानी उस परमाणु के अंदर जो धनात्मक चार्ज होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, वह आपका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? यानी कि परमाणु क्रमांक को हम कैसे कह सकते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या आपकी क्या हो सकती है? देखो, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। इस प्रकार हम परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर मान सकते हैं। यानी कि एक बात यह है कि आपके प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यानी किसी परमाणु में परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो प्रोटॉन की संख्या के बारे में बता दे या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बता दे तो आपका परमाणु क्रमांक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करें तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वह उस परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, वह आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं तो प्रोटॉन की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वह आपकी क्या कहलाती है? परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। इस प्रकार हम देखें, फॉर एग्जाम्पल देखें हम, जैसे कि कार्बन है 6 12, 6 इसका क्या है? आपका परमाणु क्रमांक है, और जबकि आपका ये क्या है? 12 इसका परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, यानी कि 6 आपका परमाणु क्रमांक, इसमें Z बराबर 6 है, तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई आपकी? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 6 हुई, जबकि परमाणु द्रव्यमान क्या है? आपका द्रव्यमान कितना है? आपका 12 है, तो 12 मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अभी हमने बताया है कि जो आपके परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इस प्रकार जब
जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी आपकी कितनी होगी? 6 ही होगी। और जो द्रव्यमान संख्या है आपकी वो क्या बताती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आपका जो द्रव्यमान है 12 है, तो द्रव्यमान 12 होने की वजह से देखो प्रोटॉनों की संख्या 6 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें कितनी आ जाएगी? 6 ही आ जाएगी। इस प्रकार इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इस प्रकार हम किसी भी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके परमाणु क्रमांक, परमाणु और परमाणु द्रव्यमान होते हैं। अगली बात करें हम समस्थानिक समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक ऐसे तत्व या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान विभिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, वह आपके जो पदार्थ कहलाते हैं समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कार्बन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है। ठीक है, परंतु प्रकृति में हमें कार्बन के 3 रूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14 भी प्राप्त होता है। इन तीनों में हम देखते हैं तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो केवल 6 है। दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है, जबकि इनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। एक का परमाणु द्रव्यमान 12 है, दूसरे का 13 और फिर 14 है। इस प्रकार ये तीनों क्या कहलाते हैं? कार्बन के समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, यानी कि समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान, जबकि आपके परमाणु द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होते हैं। आपके क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए आप, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1 ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन का पहला जो समस्थानिक है उसमें परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान भी 1 है। दूसरे में परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान 2 है, परमाणु क्रमांक 1 है और आपके द्रव्यमान कितना है? 3 है। ये क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार यहाँ देखें हम तो जो इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है और आपके जो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या है? 0 है। जबकि इसमें देखें तो प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, ठीक है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 1 है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो आपका परमाणु द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। इस प्रकार 1 और 1 2 हो गया। इसमें देखा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या 1, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 2 है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। इसी प्रकार आप कार्बन में भी देख सकते हैं, इसमें परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 है, जबकि आपके इलेक्ट्रॉन भी 6 है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 है, जबकि आप इसमें देखेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अगला जो है आपका समभारित। अगला जो आपका है समभारित, आइसोबार बोलते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो, ठीक है, जिनके परमाणु
क्रमांक अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं, समभारित कहलाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखें हम तो देखिए आर्गन, ठीक है, आर्गन आपका कितना है 18 और इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है 18 है और परमाणु द्रव्यमान 40 है। दूसरे बात करें अपन पोटेशियम की 19 और इसका परमाणु द्रव्यमान 40 और कैल्शियम 20, इसका भी परमाणु क्रमांक आपका कितना है 40 है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक एक का 18 है, 19 है और 20 है। परमाणु क्रमांक आपके भिन्न भिन्न आ रहे हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका भी 40 है, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। इस प्रकार आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम जो है आपके समभारित तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये आपके समभारित तत्व होते हैं, समस्थानिक और समभारित आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखिए, परमाणु की संरचना के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, जिसमें से जो रदरफोर्ड है इसका जो परमाणु मॉडल है ये काफी हद तक परमाणु की संरचना के बारे में सही रूप से जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार जो रदरफोर्ड ने क्या किया है, एक बहुत ही पतला स्वर्ण पत्र लिया है, ठीक है, और इस स्वर्ण पत्र पर अल्फा कोणों की बौछारें की, किसकी बौछारें की, अल्फा कोणों की बौछारें की। जब अल्फा कोणों की बौछारें की तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने इसको एक परमाणु की भांति मान लिया और उस पर एक अल्फा कोणों की बौछारें की और बौछार करने के बाद निष्कर्ष यह निकाला कि जब इस स्वर्ण पत्र पर जब अल्फा कोणों की बौछारें की जाती है तो अधिकांश जो किरणें हैं वह सीधी के सीधी चली जाती है, ठीक है। जब ये सीधी के सीधी चली जाती है, ये सीधी के सीधी जब चली जाती है तो इसका अधिकांश भाग जो होता है रिक्त होता है, ठीक है। इसका अधिकांश भाग, जो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वह रिक्त होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ किरणें ऐसी होती है, ठीक है, कुछ किरणें ऐसी होती है जो अपने रास्ते से वापस क्या करती है, उसी मार्ग पर लौट आती है, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है हमारा कि परमाणु के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है जो इसको प्रतिकर्षित करता है और इसको वापस क्या कर देता है, इन किरणों को वापस उसी दिशा में लौटा देता है जिस दिशा से वह आ रही है। तो इसको हमने क्या कहा, केंद्र बिंदु कहा, उस परमाणु का केंद्र बिंदु कहा। क्योंकि अल्फा कणें क्या होती है, ऋणात्मक चार्ज की होती है, ठीक है। किस चार्ज की होती है, ऋणात्मक चार्ज की होती है। तो ऋणात्मक चार्ज किससे प्रतिकर्षित होता है, धनात्मक चार्ज से प्रतिकर्षित होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का जो बीच का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो बीचों बीच जो हिस्सा होता है वह किन्हीं धनात्मक कणों से मिलकर बना है, ठीक है। इसी वजह से आपकी कुछ अल्फा कणें क्या होती है, वापस लौट आती है। इसी जो कण है, जो बीचों बीच भाग है, इसी भाग को इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया या परमाणु का केंद्र नाम दिया गया है, ठीक है। बहुत सारी किरणें आप
विक्षेपित हो जाती है, मतलब कि अधिकांश भाग इसका क्या है, खाली होता है और रिक्त होता है। ठीक है, ये आपके रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। इस परमाणु मॉडल से हमें बहुत सारी जानकारी मिली, यानी परमाणु की स्ट्रक्चर देखने का एक हमें रास्ता प्राप्त हुआ है। ठीक है, परंतु इसमें भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, और वह सीमाएं ये है कि इसके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो आपकी सीमाएं हैं, रदरफोर्ड ने इस परमाणु के जो स्ट्रक्चर है, इस संरचना को पूरी तरह किस प्रकार से परिभाषित कर दिया कि एक सौर मंडल की बाजू होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वह सूर्य की भांति बीचों बीच रहता है और इसके चारों तरफ जो है नाभिक जो होता है इसके बीचों बीच होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। किंतु यह जो है थ्योरी के अकॉर्डिंग जब चारों तरफ घूमेंगे तो एक समय बाद उनके एनर्जी का लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन सारे कहां चले जाएंगे, नाभिक के अंदर चले जाएंगे, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये इसकी एक डिफेक्ट है, इसका जो है आपका दोष रहा है कि ये इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। जब हम इसका स्पेक्ट्रम लेते हैं, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम विभक्त न होकर अविभक्त प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसकी दो सीमाएं होती है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड की जो कमियां थी उस कमियों को दूर करके बोर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना जो निष्कर्ष निकाला वो निकाला कि जब जो परमाणु का जो स्ट्रक्चर होती है उसके बीचों बीच एक नाभिक होता है और पहले तो बात इन्होंने बताई कि वृत्ताकार होता है इसका। ठीक है, वृत्ताकार होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में घूमते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी स्वीकृत आपकी मार्ग होते हैं या वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिस पर ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात, प्रत्येक जो कक्षा होती है उस कक्षा की एक निश्चित एनर्जी होती है। ठीक है, उसी एनर्जी में वह इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इन कक्षाओं को उन्होंने विभिन्न प्रकार से नाम दिया, जैसे कि के, एल, एम और एन इन्होंने नाम दिया। जो पहली कक्षा जो आपकी होती है उसको के नाम दिया। ठीक है, दूसरी एल और फिर एम और अगली एन और इसी प्रकार आगे की कक्षाओं का नाम इन्होंने दिया। ठीक है, जो पहली कक्षा होती है के, इसकी जो एनर्जी होती है बहुत न्यून होती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। के की एनर्जी एल की एनर्जी से कम है यानी एल की एनर्जी ज्यादा है, फिर एम की, फिर एन की। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो ये जो इनका जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, ठीक है, तो इनका जो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, इनका जो कोणीय संवेग होता है वह इसके NH/2π, ठीक है, NH/2π का गुणक होता है। ठीक है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन जब इस परमाणु को जब एनर्जी दी जाती है तो निम्न ऊर्जा वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन जंप करके उच्च वाली कक्षा में चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का लॉस करके निम्न वाली कक्षा में चला जाता है। ये आपके क्या है, बोर का परमाणु मॉडल है। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां नहीं है, इसका वर्णन आगे किया गया है और इसके बाद परमाणु के स्ट्रक्चर पे इसी को फाइनली मान लिया गया।